नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आधुनिक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा। दरअसल मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, आधुनिक और त्वरित बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, नए मेडिकल कॉलेजों, आयुष्मान भारत योजना और पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा जैसी पहल से गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों के विस्तार पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही साथ पहले से संचालित कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने, आधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित करने, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही मरीजों को भी विशेषज्ञ उपचार का लाभ मिल रहा है। हाल ही के महीनों में गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय अस्पतालों तक पहुंचाने के कई उदाहरण भी सामने आए हैं। सरकार का फोकस केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने पर भी है। इसी तरह प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार केवल चिकित्सा शिक्षा का विकास नहीं, बल्कि हर जिले तक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट, हाई स्टेट के साथ ही कई श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि आज त्वरित स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारी सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति तक एयर एम्बुलेंस की सुविधा पहुंचा रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक केवल संसाधनों की कमी के कारण बेहतर इलाज से वंचित न रहे, हर जरूरतमंद तक समय पर उपचार पहुंचे। मध्य प्रदेश का लक्ष्य स्पष्ट है, हर नागरिक तक समय पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि प्रदेश का प्रत्येक परिवार स्वस्थ और सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सके। तो मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार लगातार होता जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को बढ़ाया जा रहा है। हर जरूरतमंद तक बेहतर इलाज का संकल्प लिया है। एयर एम्बुलेंस से मजबूत होती स्वास्थ्य व्यवस्था। तो देखिए, हर जरूरतमंद को स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो, उसको लेके मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। हमारे साथ खास चर्चा में मेहमान जुड़ गए हैं। स्वागत करते हैं मुख्य संयोजक चिकित्सक महासंघ मध्य प्रदेश डॉक्टर राकेश मालवीय। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता मीता वाधवा हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है मीता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है मोहनलाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपके साथ करना चाहेंगे। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए और सुविधाओं में और ज़्यादा आधुनिकीकरण हो और ज़्यादा अच्छे से अच्छे इलाज मिले, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो संकल्पित नजर आ रही है। जो भी कदम अगर सरकार उठा रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कैसे देखते हैं आप इसे? इस तरह से देखता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी है और उसके पीछे के कारण ये हैं कि आज भी हम स्वास्थ्य सेवाओं के कई मानकों पर बहुत पीछे हैं। साथ ही साथ में ये बात भी जग जाहिर है कि आज कई जिलों में और कई संभागों में स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ में आप देखें कि मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर या अमानक दवाइयों के मामले में भी मध्य प्रदेश जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, मैं ये कहूँगा। तो सेवाओं को सुदृढ़ करने की सख्त से सख्त जरूरत है। और अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यह करना चाहते हैं तो मैं उनके इस कदम का स्वागत करूंगा। परंतु खास बात यह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग से कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बनती। बिल्कुल। एम्स जैसे संस्थान, पीजीआई जैसे संस्थान को विश्व स्तरीय संस्थान बनने में 50 साल लगे,
जबकि बिल्डिंग वहां डे वन से उपलब्ध थी। मेरा आपसे ये कहना है कि बहुत अच्छी फैकल्टी, पढ़ाने वाले शिक्षक, टेक्नीशियंस, नर्सिंग्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्टल्स, बच्चों के रहने की सुविधाएं, उनकी लाइब्रेरी, उनके पढ़ने पठन के लिए आधुनिक उपकरण, लाइब्रेरी, उनकी प्रैक्टिकल की सुविधाएं, उनके लिए मरीज, सब सर्वप्रथम इन सब चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। तब जाकर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए या जिला अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए। तभी हम इसको सुदृढ़ और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कहेंगे। अदरवाइज हमको ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं। ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट और लूंगा कि मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर पूरे भारत देश में देखेंगे तो जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है और उसके साथ साथ में जो अच्छी फैकल्टी ना होने के कारण हम आज की तारीख में कई हजार झोला छाप चिकित्सक तैयार कर रहे हैं, ना कि बेहद शिक्षित और पढ़े लिखे डॉक्टर की अपेक्षा। धन्यवाद। बिल्कुल। मीता जी, देखिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार जो सरकार प्रयास कर रही है और अच्छे से अच्छी सुविधा देने की यहाँ पर बात कर रही है, सराहनीय पहल है। लेकिन जिस प्रकार से राकेश जी ने भी कहा कि बिल्डिंग्स तो बना ली जाएगी, लेकिन सुविधाएं किस प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही है और कितनी गुणवत्तापूर्ण है, वो ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। और ये जो पहल है सरकार की, ये जो प्रयास है सरकार का, कैसे देखती है आप इसे? मैं बिल्कुल राकेश जी के बात से 200% मतलब अग्री करती हूँ। चाहे हम वो स्वास्थ्य बोले, शिक्षा बोले, हमने सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स और हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स और इन सब पे बहुत अच्छा काम किया है। नो डाउट हमीदिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, एम्स का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन एम्स में आज के डेट में जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, पेशेंट जो उसके साथ आता है वो खुद पेशेंट बन के निकलता है वहां से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे मेडिकल स्टाफ का सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो लोग इनएफिशिएंट हैं, मैं ये बोलूंगी कि वहां पे है ही नहीं उतने लोग जितने पेशेंट्स हैं। चलिए ये तो बहुत बड़े स्तर की बात हो गई। अब मैं छोटे पे आती हूँ। मैं चाहे किसी भी जिला पंचायत के हॉस्पिटल्स में चली जाऊं, मैं किसी भी 1250 में भी अगर मैं चली जाऊं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाऊं, वहां पे महिलाओं के लिए बेसिक गायनेकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। महिलाओं का इतना बुरा हाल है, जो भी सर बता रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट इतनी बढ़ चुकी है, हम आई थिंक ऑलरेडी नंबर 3 या 4 पर हैं प्रेग्नेंट मदर्स मोर्टेलिटी की जो रेट है। तो बेसिक जो चीजें हैं वो एक महिला के स्वास्थ्य के लिए भी अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं बच्चों पे। बच्चों की जो हालत है वो जो फर्स्ट हैंड उनका रहता है वो महिला बाल विकास के सेंटर पे होता है, लेकिन महिला बाल विकास के सेंटर में बच्चों को सिर्फ नैम सैम को ही चिन्हित किया जा सकता है, पर उनका इलाज तो डॉक्टर ही करता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। स्वास्थ्य में बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा काम करना है, और ये किसी भी इंसान की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से पहले हमें स्वास्थ्य पे ज्यादा काम करना बहुत जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करना है। डॉक्टर्स, क्वालिफाइड स्टाफ, सिर्फ डॉक्टर नहीं, कई बार डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि स्टाफ की गलतियों के कारण वो पेशेंट को उसके आगे सहना पड़ता है। तो पूरे की पूरी पैरामेडिकल स्टाफ भी वहां पर हो, ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। देखिए मोहनलाल जी, सारी बातें सही है जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा दुरुस्त करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और अगर मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ पहुँचाने की बात कर रही है और अगर सरकार मध्य प्रदेश के विकास की बात करती है, तो स्वास्थ्य सेवाएं जब दुरुस्त नहीं होंगी तो फिर विकास तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन हाँ, ये जो पहल हो रही है, जो प्रयास हो रहे हैं, ठीक है। कई बार हमने ये चीज़ें भी देखी है कि जहाँ पर जगह होती है, जिस जगह के लिए मेडिकल कॉलेज खुला होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, वो जगह पर अस्पताल ही नहीं है। या अगर हम अस्पताल जाके देखते हैं, सरकारी अस्पताल हम जाकर देख रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल सुविधाएं ही नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो ऐसे तो मध्य प्रदेश का विकास हो नहीं पाएगा। और ये प्रयास कितने सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अनम्यूट कर लीजिए मोहनलाल जी। नमस्कार। ये स्वास्थ्य का जो मसला है, ये बहुत
संवेदनशील मसला है ये। इसको लेकर जो डॉक्टर मेरे मित्र दोनों भी बोल रहे थे, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी चाहे पैरामेडिकल फोर्स हो या फिर डॉक्टर स्वयं हो, संख्या कम है। एक एक डॉक्टर पर 10-10 का लोड है, चाहे वो 1250 हो, हमीदिया हो या मध्य प्रदेश के अन्य चिकित्सालय हो। एक एक डॉक्टर के पास में 100 मरीजों की लाइन होती है। डॉक्टर फ्रस्ट्रेट होता है और वो इतना भी समय नहीं दे पाता मरीज को कि मरीज की नब्ज देख ले, बिल्कुल स्टेथोस्कोप लगा ले, उसकी धड़कने का कुछ एहसास कर ले। वो जल्दी से उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखना पसंद करता है, क्योंकि पीछे 99 भी और खड़े हुए। ये अपनी जगह सत्य है। इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। या तो डॉक्टर से मेरा निवेदन है कि डॉक्टरों को लेकर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव नहीं है शासकीय अस्पतालों में। एक तो वो अपना मनपसंद का सेंटर चाहते हैं कि मुझे वहीं जा, ये बात सही है कि कम है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनमें भी अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा मोहनलाल मुझे जी, यहाँ कम है, चाहिए लेकिन तो उसमें एक और शिकायत रहती है कि फिर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी छोड़कर जो पर्सनल जो क्लिनिक चलाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वहां पर चले जाते हैं, तो फिर और लोगों को परेशानी होती है। मैं वहीं आ रहा हूँ कि ये मैं एक डॉक्टर को दो जगह देखता हूँ। एक बिल्कुल। डॉक्टर अपने वर्किंग आवर्स में शासकीय अस्पताल में भी काम कर रहा है, वही डॉक्टर मुझे कभी प्राइवेट नर्सिंग होम में भी दिखाई दे जाता है। लेकिन दोनों जगह पर उसका व्यवहार अलग होता है। यहाँ उसका जो चिकित्सालय व्यवहार है वो बहुत नेगेटिव है। वो मरीज से, बिल्कुल मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम जो आज डॉक्टरों की गिनती है उसमें अधिकांश डॉक्टर मरीज के साथ में जो शासकीय अस्पताल में आते हैं बेहद उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। बस वो शायद धक्का नहीं देते उन्हें, बाकी तो ठीक है जाइए चलिए। मतलब मैंने पहले भी कभी कहा है, मैं खुद एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, देखता हूँ खड़े होके, मरीज ने कहा बुखार है, वो तब तक पैरासिटामोल लिख चुका होता है, पीछे रखते हैं वो शॉर्ट में उसको, उसने कमजोरी महसूस तब तक वो मल्टीविटामिन को लिख देता है MV। उल्टी आ रही है तो नो ऑनडेन, मतलब वो बोल नहीं पा रहा, उसके पहले लिखी हुई आती, चलिए आगे बढ़िए दूसरा आइए। अब जब हम नर्सिंग होम में जाते हैं, वही चिकित्सक जो सुबह शासकीय अस्पताल में था, वो इतनी अच्छी तरह से हमसे बात करता है, ऐसा लगता है इससे बड़ा सगा हमारा कोई है ही नहीं है। ये भी क्या चेक करा वजह लो, है वो भी मोहनलाल जी, चेक करा क्या लो, वजह है इसकी, क्या वजह है, ये पक्षपात क्यों, क्या वजह है अजय इसकी? ये सिर्फ ये है, जो मेरे कम से कम 50 डॉक्टर मेरे मित्र हैं, मैंने जो वजह देखी है वो यही देखी है, शासकीय नौकरियों में ये अपनी सीनियरिटी बनाने के लिए आते हैं, ताकि ये अपने लिख पाए, पूर्व CMHO फला जिले के, पूर्व CS फला जिले के, एक डिग्निटी बनती है यहाँ बैठने से, एक परिचय बनता है। और जब प्राइवेट में बैठते हैं तो ये डिग्निटी इनके काम आती है, इनका एक कहना चाहिए परिचय बहुत लंबा व्यापक हो जाता है। और यही कारण है, एक चीज और भी है कि आज मरीज के मन में भी यही है, डॉक्टर साहब को घर पे दिखा लो तो यहाँ देखभाल ठीक हो जाएगी, तो घर पे नहीं देख रहे हैं वो, तो घर पे जब फीस पहुंच जाती है, निश्चित डॉक्टर का व्यवहार परिवर्तित होता है मरीज बिल्कुल को मोहनलाल लेकर। जी, मतलब तो मेरा हर कहना डॉक्टर ये की तो है, बात नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर अपनी डिग्निटी मैं सबकी मेंटेन नहीं कर करने रहा। के लिए भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या शपथ ली थी और उनका क्या कार्य है, किस प्रकार से लोग उन्हें भगवान मानते हैं, वो चीज को उन्हें समझना होगा। नहीं, कई भगवान का तरह की ये झूमा झटके की आप जो मोहनलाल जी बात कर रहे हैं, ऐसी तो तस्वीरें देखने के लिए भी मिली है कई जगहों पर। हाँ नहीं, ये मैं मानता, कोरोना काल में हमने देखा वो भगवान ही था हमारा। बिल्कुल जिस संवेदनशील व्यवहार उसने हमारे साथ किया उस समय, बिल्कुल हमारे जीवन को बचाने के लिए वो जूझ गया ईश्वर से भी, वो हम बिल्कुल नतमस्तक हैं उस कालखंड में। जब मैं बात करता हूं तो मैं इमोशनल हो जाता हूं। लेकिन ये बना रहे, हमने वो समय देखा ये माता अपने बच्चों को डॉक्टर के चरणों में रख दिया करती थी कि हम तो आ गए, अब आप जानो और आपका काम जाने। आज स्थिति नहीं है, आज मरीज कॉलर पकड़ता है डॉक्टर का, क्यों? संवेदना दोनों तरफ नहीं रही है। डॉक्टर प्रोफेशनल व्यक्ति हो गया और मरीज कंज्यूमर हो गया, चाहे वो 10 रुपये रसीद कटाता हो रोग कल्याण समिति की, लेकिन कंज्यूमर है वो। अब कैसे हो गया ये? और एक बिजनेस की तरह, एक बिजनेस की तरह मुझे ऐसा लगता है चलाया जा रहा है। राकेश जी, जिस प्रकार से बात हो रही है, फिर से आऊंगी आपके पास मोहनलाल जी। राकेश जी, आधुनिक चिकित्सा उपकरण की बात हो रही है और अच्छी से अच्छी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं देने की बात हो रही है, उनके विस्तार की बात हो रही है, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है हॉस्पिटल्स में, जो बेसिक चीजें होती है अस्पताल में, ग्रामीण क्षेत्रों के अगर हम जिला पंचायत के अस्पताल अगर हम चले जाए, जिस हिसाब से मीता वाधवा जी ने भी हमें बताया था कि वहां पर बेसिक चीजें ही उपलब्ध नहीं होती है, हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, साफ सफाई मेंटेन नहीं होती है, बेसिक चीज ही अब उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो आधुनिक जो भी चिकित्सा सेवाएं आप देने की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल होता हुआ कैसे नजर आएगा फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे जितने साथी हैं, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की कमी नहीं है।
पूरे भारतवर्ष में नहीं है। बिल्कुल। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारतवर्ष में या कहीं पर भी 1,000 मरीजों के सामने एक चिकित्सक होना चाहिए। आज भारतवर्ष में तकरीबन 850 मरीजों पर पॉपुलेशन पर एक चिकित्सक है, यानी कि हम डब्ल्यूएचओ के मानकों से काफी आगे चले गए। अब रही बात सरकारी चिकित्सालयों की। देखिए, हमने सरकारी चिकित्सकों को, सरकारी चिकित्सालयों को एक तरह से एक हम ये मान के चलें कि सरकार की नजर में एक धर्मशाला जैसी स्थिति हमने उसकी क्रिएट कर दी है। हम उसके महत्व को हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते, ना ही हम समझना चाहते हैं। बिल्कुल। आज अगर आप देखें तो एक चिकित्सक के जो हाथ में पूरे दिन में अगर वो अच्छे से मरीजों को देखे तो मेरे ख्याल से 30 से 40 मरीजों को उसको देखना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 30 से 40 मरीजों का अगर वो अच्छे तरीके से परीक्षण करेगा, अच्छे तरीके से देखेगा, तो वो मरीजों को देख पाएगा, उनका उपचार कर पाएगा, निदान कर पाएगा, डायग्नोसिस बना पाएगा और अच्छी से अच्छी उनको उपचार देने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके सर पर अगर आप 200 मरीजों को बिठा देंगे और वो 200 के 200 मरीज ये चाहेंगे कि डॉक्टर साहब उनको देख भी लें, उनको दवाई भी दे दें, उनका निदान भी हो जाए, उपचार भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि चिकित्सक कोई रोबोट नहीं है। और चिकित्सक हो सकता है कि आपकी नजरों में भगवान हो, लेकिन हम जानते हैं कि हम सिर्फ एक एक किताब को हमने, हमारी मेडिकल के साइंस को हमने पढ़ा हुआ है और उस साइंस के आधार पर हम मरीजों का इलाज करते हैं, उपचार राकेश जी, करते हैं। मेडिकल कॉलेजों की जो संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, उससे ये प्रेशर कम होगा फिर? देखिए, मैं आपसे फिर ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि केवल मेडिकल कॉलेज बढ़ाना इसका समस्या का निदान नहीं है। मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है कि हम वहां पर एक ऐसा विश्वविद्यालय बना रहे हैं जहां से हम क्वालिफाइड चिकित्सकों को तैयार करेंगे। जब वहां पर शिक्षक ही नहीं होंगे तो कौन से हम चिकित्सकों को तैयार करेंगे? उससे तो अच्छा है कि हम 5 साल के बाद उनको हाथ में डिग्री दे दें और उनसे कहें कि जाइए आप, आपसे आज से आप डॉक्टर हो गए, जो आपको करना है करिए। देखिए, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक सिस्टम है जिसमें ना सिर्फ चिकित्सक वरन पैरामेडिकल वरन हमारे मरीज, हमारी कई संस्थाएं, एनजीओज, हमारे पैरामेडिकल वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, ये सब मिलकर हमारे हेल्थ सिस्टम को चलाते हैं। और हमको ये समझना पड़ेगा, हमको इनके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता से आज यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूँ कि इसके लिए केवल आईएएस को हम दोषी नहीं मानते। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे जो चिकित्सक हैं, जो इन उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो कमिश्नर के पद पर चले जाएं, चाहे वो डायरेक्टरेट के पद पे या सीएमएचओ या अधिष्ठाता, ये उनका काम है कि वो सरकार के सामने वास्तविकता और साहस के साथ अपने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की स्थिति को वहां पर रखें। लेकिन अधिकतर चिकित्सक जो हैं वो यस मैन बन जाते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, वो रोज चिकित्सकों से, यानी चिकित्सकों के समूहों से, चिकित्सकों के संगठन से नहीं मिलते, वो सिर्फ अपने अधिकारियों से मिलते हैं और वो उन्हीं की बातों को समझते हैं। और अधिकारी उनके सामने बहुत अच्छा बनाकर रखते हैं और उनको शायद इस वास्तविकता का एहसास नहीं है, इसलिए हमारी ये स्थिति है। बिल्कुल। मीता जी, इस प्रॉब्लम में हम एक जो बात कर रहे हैं उसमें एक और चीज निकल कर आ गई है। हम मेडिकल को लेकर बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं, अब इसमें तो एजुकेशन की बात भी निकल गई है। मेडिकल कॉलेज खोलने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, वहां पर आप तैयार कर दोगे स्टूडेंट्स को, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक भी तो हो, तो ये तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। आज विकास की बात कर रहे हैं, कल का भविष्य संवारने की बात कर रहे हैं, तो हमें पहले जहां जड़ कमजोर थी, कहां पे प्रॉब्लम से, उस पर पहले ध्यान देना होगा, उसकी जड़ को मजबूत करना होगा, फिर हमें आज यहाँ पर जाना होगा कि हम विकास की आज बात करें। आज अगर हम बोल रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेजेस से निकलेंगे, तो उससे पहले हमें उन शिक्षकों की भर्ती करनी होगी उन बिल्डिंग्स में, उन कॉलेजेस में। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स जो निकलेंगे, जो बनेंगे और जो नाम कमा लेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। उनके पास टाइम ही नहीं होगा। जो जिस मास को की हम बात कर रहे हैं, जो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उनको देखने के लिए उन अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास कभी समय नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर राकेश ने कि
अभी हमें जरूरत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पे फोकस करने की नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम फिर से उनके एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम पे आप बहुत अच्छा ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सभी कॉलेजेस का हाल है आज के डेट में। बिल्कुल। हम जो एग्जिस्टिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम आप ही लोगों के जरिए लोगों तक ये बातें पहुंची है कि बेसिक टॉयलेट्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। आप एक बार अपनी टीम को एम्स भेजिए, देखिए वहाँ कितना बुरा हाल है। हमीदिया में मैं बेंच के उस तरफ की बात बोलूंगी, मैं रेस्क्यू करके जब वहां लेके जाती हूँ मुझे बहुत तरस आता है वहां के इतने छोटी छोटी उम्र के डॉक्टरों को देखकर कि वो 3-3 दिन से घर नहीं गए हैं। वो मुझे मुश्किल होता है ये समझना कि कौन पैरामेडिकल स्टाफ है और कौन डॉक्टर है। वो इतने जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां पर ब्रेक नहीं मिल पाता है। क्यों क्यों कहाँ है वो सारे डॉक्टर्स? मीता जी, इतने जो सारे कहते हैं डॉक्टर कि जो already मंत्री एकदम से निरीक्षण के लिए पहुंच गए हैं तो पहले से तैयारी कर चुके होते हैं और वहां पर उनको तो बहुत अच्छी बिल्कुल, सुविधाएं दिखाई बिल्कुल। जाती है। एग्जैक्टली कैसे सच्चाई से रूबरू कराएंगे? कैसे सच्चाई से रूबरू कराएंगे? मोहनलाल जी, देखिए सरकार का प्रयास बिल्कुल सराहनीय, सकारात्मक है, मंशा बहुत अच्छी लगती है, पर कहीं ना कहीं चीजें ऐसी निकलकर सामने आ जाती है तो ऐसा लगता है कि डीफोकस्ड हो गई है सरकार। जिस प्रकार से बीता जी ने भी बताया, एग्जिस्टिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, बेसिक जो नीड्स होनी चाहिए, जो अभी अस्पताल है उन पर ध्यान देने की जरूरत है और उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है, ताकि नहीं और आप चीजें खड़ी कर दे। पहले जो पुरानी है उनको तो सुधार लिया जाए। साक्षी, पहले मैं ये दोनों हमारे चिकित्सक मित्र हैं, इनको साधुवाद देना चाहूंगा। पहली बार ऐसे पैनलिस्ट मिले हैं मुझे, तो सत्यता से रूबरू पर हैं, स्वयं को उन्होंने बगैर किंतु परंतु के जो भी नेगेटिव पक्ष है उसको रखने की हिम्मत दिखाई है। मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ, इनके जो सीनियर्स हैं वो यसमैन है, सीएम के हो चाहे वो सीएस के हो। दरअसल वो ये चीज बता ही नहीं पाते, अपना हित देखते हैं। मैंने भी एक बात कहा था ना, सेंटर पसंद का चाहिए उनको। यदि वो शासन के खिलाफ जाकर चिकित्सा या चिकित्सा व्यवस्था के पक्ष में बोलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उनको कहीं और फेंक दिया जाए, ये डर रहता है उन्हें। इसलिए वो वही बोलते हैं जो सीएस को या सीएम को अच्छा लगता है। यही कारण है वास्तविकता ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। और जो बात मुझे अभी मित्रा जी कह रही थी कि हमें अवेलेबल रहते ही नहीं है मध्यम श्रेणी के या जो मध्यम निम्न श्रेणी के लोग, उनकी चिकित्सक बचते ही नहीं है। दरअसल वो ऊपर चले जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। शासकीय स्कूलों, शासकीय अस्पतालों में काम करने लोग तैयार ही नहीं है। तो दो चीजें हैं यहाँ, जो फैकल्टीज हैं जिनको हम सीनियर दृष्टि से देखते हैं, एक तो वो अपनी सीनियरिटी बना के प्राइवेट सेक्टरों में निकल जाते हैं, यहाँ वो केवल अपनी सीनियरिटी बनाने के लिए आ रहे हैं। और जो सीनियर हो गए और यहाँ बने हुए हैं, वो यहाँ की स्थितियों से शासन को अवगत नहीं करा पा रहे। सही मायने में इनको एक सेतु बनना था शासन और जनता के बीच, या चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और उनके बीच, ताकि जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, वो शासन को लगातार मिलती रहें। यदि ये चीज नहीं रही तो मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो अब से अभी चिकित्सकों का एक धड़ा स्टाइपेंड की मांग कर रहा है, बहुत बड़े स्टाफ को भी चलता कर दिया, बर्खास्त ही कर दिया कि जाइए आप कल से काम पे नहीं आ रहे हैं। भाई, आप पे ऑलरेडी स्टाफ कम है, आप दे नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्याओं के निदान का ऊपर प्रस्ताव तो भेजो। इनकी मांगे ये हैं, बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी, देखिए डिग्निटी मेंटेन करने के चक्कर में अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। देखिए समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा देने की बात करी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा जो एग्जिस्टिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको दुरुस्त करने की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाए और उनके विकास की बात करें, और जो बेसिक जरूरत है अस्पताल में होनी चाहिए उन पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बते रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।